हेलो एवरीवन, स्वागत है बच्चों आप सबका हमारे इस नए लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री के। और जैसा कि बच्चों आप सबको पता ही है कि ट्रिग्नोमेट्री का जो लास्ट लेक्चर था, उस लास्ट लेक्चर में हमने कई सारे रिजल्ट्स डिराइव किए थे। और अगर मैं आपको वो पहले रिजल्ट्स लिखा दूं तो आपके लिए भी एक क्विक रिकैप हो जाएगा और उसके बाद फिर हम अपना आज का पोर्शन स्टार्ट कर पाएंगे। आज के भी लेक्चर में बच्चों मैं आपको बता दूँ कि काफ़ी सारे रिजल्ट्स आने वाले हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के ओवरऑल चैप्टर में बहुत सारे रिजल्ट्स हैं। और ये रिजल्ट्स को याद करने का तरीका क्या है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इनमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। तो हमारे पास जो हमने लास्ट लेक्चर बच्चों किया था, हमने कॉस ऑफ ए प्लस बी डिराइव किया था। कॉस ऑफ ए प्लस बी आया था कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। आप अपने नोटबुक को रेफ़र कर सकते हैं। कॉस ऑफ ए माइनस बी बच्चों हमारे पास आया था कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। इसके बाद साइन ऑफ ए प्लस बी हमारे पास बच्चों आया था साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और लास्ट में हमने निकाला था साइन ऑफ ए माइनस बी, जो हमारे पास आया था साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये बच्चों हम रिजल्ट्स निकाल चुके थे लास्ट लेक्चर में। इसके अलावा हमने साइन ऑफ 15 डिग्री की वैल्यू निकाली थी। साइन ऑफ 15 डिग्री आया था √3 - 1/2√2, जिसकी और दो प्रोफाइल्स थी जो मुझे याद नहीं है, पेपर में अगर ज़रूरत लगेगी तो हम निकाल लेंगे। कॉस ऑफ 15 डिग्री बच्चों हमारे पास आया था √3 + 1/2√2। टैन ऑफ 15 डिग्री बच्चों हमारे पास आ जाएगा 2 - √3। और कॉट ऑफ 15 डिग्री हमने निकाला था इसी का जो रेसिप्रोकल था, दैट इज़ 2 + √3। इतनी हमने चीज़ें डिराइव की थी। और इसके अलावा हमने दो रिजल्ट्स और लिखे थे जो मैंने आपको बोला था बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, जिसमें एक रिजल्ट है कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी। तो ऐसे वाले रिजल्ट में आपको याद होता है कि a² - b² वाला ही फॉर्म बनता है, लेकिन कॉस वाले में एक कॉस होता है एक साइन होता है, पहले कॉस बाद में साइन। तो इसका रिजल्ट आएगा cos² a माइनस sin² b और cos² b माइनस sin² a। ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। और लास्ट रिजल्ट हमने बच्चों निकाला था साइन ऑफ a प्लस बी इंटू साइन ऑफ a माइनस बी। तो साइन ऑफ a प्लस बी इंटू साइन ऑफ a माइनस बी हमारे पास आ जाएगा बच्चों sin² a माइनस sin² b या cos² b माइनस cos² a। क्योंकि साइन वाले रिजल्ट में या तो दोनों साइन होते थे या दोनों कॉस होते थे। अगर साइन वाला है तो sin² a माइनस sin² b, कॉस वाला है तो cos² b माइनस cos² a। ये सारे बच्चों रिजल्ट्स हम लास्ट लेक्चर में निकाले हैं। आई होप आपको ये भी याद हो गए होंगे। अभी हमने लिखा होगा तो आपने टैली भी कर लिया होगा। ऐसे आने वाले 2 से 3 लेक्चर तक हमने टोटल जितने भी रिजल्ट्स अभी तक किए होंगे मैं आप बच्चों रोज़ लिखूँगा। 2-3 लेक्चर तक मैं इसको रोज़ लिखूँगा ताकि आपको ये चीज़ें याद होते रहें। अब आज के लेक्चर में बच्चों हमें जो पढ़ना है, हमें पढ़ना है सम एंड प्रोडक्ट रिलेशंस। सम एंड प्रोडक्ट रिलेशंस बोलने का क्या मतलब है अभी आपको समझ में आएगा। बोलने का इसका क्या सेंस है बच्चों अभी आपको समझ में आएगा। अपन बहुत क्विकली पहले ये नीचे वाला पोर्शन रिमूव कर देते हैं, क्योंकि इसका हमें अभी फ़िलहाल काम नहीं है। हमें काम ऊपर वाले 4 रिजल्ट्स का है, क्योंकि उसी से हमारा आज का लेक्चर आगे बढ़ेगा। इन 4 रिजल्ट से बेटा मेरे को काम है, बाकी से मेरे को फ़िलहाल कोई भी काम नहीं है। अगर मैं इन 4 रिजल्ट्स की बात करूं, मान लीजिए दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, दिस इज इक्वेशन 3 एंड दिस इज इक्वेशन 4। मैं आपको बोलता हूं इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 मान लो अगर मैं करूंगा, इक्वेशन 1 और प्लस इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 आप जैसे करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, देखो ये माइनस साइन ए साइन बी और प्लस साइन ए साइन बी कटेगा, कॉस ए कॉस बी कॉस ए कॉस बी। तो 2 कॉस ए कॉस बी, 2 कॉस ए कॉस बी की बोलो क्या वैल्यू आ जाएगी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ये आ गया मेरे पास 2 कॉस ए कॉस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ये याद होना चाहिए, इन पर भी सवाल बनते हैं। जैसा बच्चों आप देख सकते हैं पिछला वाला जो हमारा वीडियो था ट्रिग्नोमेट्री का, उसमें मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में एक गूगल ड्राइव का लिंक शेयर किया हुआ था होमवर्क प्रैक्टिस के लिए। वैसे ही इस लेक्चर में भी बच्चों आपको होमवर्क के लिए एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिख रहा होगा, आप सॉल्व करिएगा इस पर।
तो 2 कॉस ए कॉस बी आ गया, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। मान लो अगर मैं 1 और 2 ऐड किया था, अब अगर मैं आपको बोलता हूँ कि चलो 3 और 4 ऐड करते हैं, ये चलो पहले 3 और 4 पे नहीं चलते, अपन ऐसा करते हैं सब्ट्रैक्ट पहले कर लेते हैं। 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर लो। जैसे ही आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास देखो क्या आएगा, कॉस ए कॉस बी और कॉस ए कॉस बी कट जाएगा। इसको भी आप सब्ट्रैक्ट ऐसा करो, नीचे वाले से ऊपर वाले को सब्ट्रैक्ट करो, नीचे वाले से ऊपर वाले को सब्ट्रैक्ट करो। तो देखो साइन ए साइन बी और माइनस ऑफ माइनस साइन ए साइन बी, तो क्या आ जाएगा 2 साइन ए साइन बी। ये हमारे पास आ जाएगा 2 साइन ए साइन बी। जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करेंगे नीचे वाले से ऊपर वाले को, कॉस ए कॉस बी कट जाएगा, साइन ए साइन बी और ये साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी क्या आ जाएगा, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, थोड़ा सा अलग रिजल्ट भी है, इसलिए मैं यहाँ पे बगल में स्टार लगा रहा हूँ। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये वाला रिजल्ट जनरल है, पर ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसमें बच्चों को कंफ्यूजन होता है, क्यों होता है अभी बताऊंगा। अब अगर मान लो बच्चों मैं आपको बोलता हूँ कि यार इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4 करते हैं, 3 प्लस 4 आप करोगे तो देखो कॉस ए साइन बी और माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी और माइनस कॉस ए साइन बी कटेगा, तो 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी क्या आ जाएगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। इन सब रिजल्ट्स का यूज आएगा बच्चों, आज के लेक्चर में आप देखोगे इन सारे ही रिजल्ट्स का आपको यूज आएगा। तो 2 साइन ए कॉस बी क्या आ गया हमारे पास, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। और उसके बाद अगर मान लो मैं आपको बोलता हूँ कि बच्चों आप ऐसा करो, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4 करो, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन आप 4 करो, तो देखो ये साइन ए कॉस बी कटेगा। जैसे ही आप माइनस करेंगे तो 2 कॉस ए साइन बी, 2 कॉस ए साइन बी, 2 कॉस ए साइन बी हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ये हमारे पास आ गए 4 नए रिजल्ट्स। यहाँ पे अपन इस तरीके का बना लेते हैं, ये एक रिजल्ट, दूसरा रिजल्ट, तीसरा रिजल्ट, चौथा रिजल्ट। ये 4 नए रिजल्ट्स हमने आज पढ़ लिए। और ये चारों ही जो रिजल्ट्स हैं बच्चों, इसमें ये सेकंड वाला रिजल्ट एक एक्सेप्शनल रिजल्ट है। क्यों, किस तरीके का एक्सेप्शन, आप ऐसे समझो, बाकी तीनों ही रिजल्ट में देखो पहले ए प्लस बी वाला टर्म है, बाकी तीनों ही रिजल्ट में पहले ए प्लस बी वाला टर्म है, लेकिन ये वाले में पहले ए माइनस बी वाला टर्म है। जब 2 साइन ए साइन बी होता है तो आता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। चीज़ों को याद करने में समय लगेगा, विथ टाइम बच्चों चीज़ें याद हो जाएंगी, आप निश्चिंत रहो, विथ टाइम आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। हैव पेशेंस, कोई भी चीज़ ओवरनाइट नहीं होती, कोई भी चीज़ ओवरनाइट नहीं होती बच्चों। सक्सेस भी जो होता है इट टेक्स टाइम। तो यार ये सब तो समय लगेगा, है ना। कोई जेई का पेपर आज रात को तो देना नहीं है, या जेई का पेपर कल सुबह उठ के तो देना नहीं है, तो क्या टेंशन है। अगर कल सुबह मेरा पेपर है ही नहीं जेई का, तो फिर टेंशन की बात ही क्या है। ठीक है, तो आराम से पढ़ो, समय है तुम्हारे पास। जैसे ही आप देखोगे आपके पास 2 कॉस ए कॉस बी आ गया, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, 2 साइन ए साइन बी आ गया, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, 2 साइन ए कॉस बी आ जाएगा, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, और 2 कॉस ए साइन बी आ जाएगा, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक है, मुझे याद है, तुम्हें भी याद हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, याद हो जाएगा, ईजी है। तो इनमें हमने क्या किया है, इनमें हमने प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट किया। देखो सम एंड प्रोडक्ट रिलेशंस मैंने लिखा है ना टॉपिक, मैंने प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट किया या डिफरेंस में कन्वर्ट किया, या सम और डिफरेंस आप लिख सकते हो, सम और डिफरेंस, सम और डिफरेंस आप लिख सकते हो। प्रोडक्ट को आपने सम में कन्वर्ट किया, प्रोडक्ट को आपने सम में कन्वर्ट किया, प्रोडक्ट को आपने डिफरेंस में कन्वर्ट किया, प्रोडक्ट को आपने डिफरेंस में कन्वर्ट किया। सवाल आएंगे तब पता चलेगा कि इन फॉर्मूले का एप्लीकेशन क्या है। सवाल आएंगे, आज ही के लेक्चर में आएंगे, भरोसा रखिए। अब इससे हम और कैसे रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। 4 रिजल्ट्स और निकालने आज, ये 4 हमने निकाल लिए, 4 हमें और आज रिजल्ट्स डिराइव करने। मैं इसके लिए बच्चों आपको बोलता हूँ कि यार अगर ये आपको रिजल्ट डिराइव करने ना, आप ऐसा करो, आप तो बच्चों एंगल ए प्लस बी को ऐसा करो, आप एंगल ए प्लस बी को मान लो सी, और ए माइनस बी को आप मान लो डी, मान लो ऐसा। लेट एंगल ए प्लस बी इज इक्वल टू सी एंड लेट एंगल ए माइनस बी इज इक्वल टू डी, मान लो। जरा सोचो, अगर आप दोनों को ऐड करोगे तो 2a का वैल्यू c प्लस डी आएगा, a का वैल्यू आ जाएगा c प्लस डी बाई 2, और जब आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे
तो 2b का वैल्यू c माइनस डी आएगा, b का वैल्यू आएगा c माइनस डी बाई 2। ये आ जाएंगे मेरे पास एंगल्स। अब अगर मैं इन वैल्यूज़ को a और b की अगर बच्चों में इन वैल्यूज़ को उठाकर इसमें पुट कर दूं, इन रिजल्ट्स में अगर मैं इसका पुट कर दूं तो देखो क्या आएगा, cos c प्लस cos d, इसको सी डी फॉर्मूला भी बोलते हैं। अभी जो मैं 4 रिलेशन लिखूंगा उसको सी डी फॉर्मूला भी बोलते हैं। अगर आप एस एल लोनी की प्लेन ट्रिग्नोमेट्री बुक रखे हैं तो उसमें आपको देखने को मिलेगा। इसको प्रैक्टिस करने के लिए आपको वो बुक अच्छी है, सॉल्व कर सकते हो। तो a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी को मैंने c बोला, a माइनस बी को मैंने d बोला, तो ये लिखा हुआ है cos c प्लस cos d। cos c प्लस cos d क्या होता है, देखो 2 cos, उधर देखते चलो, 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। cos c प्लस cos d क्या आ गया, cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू cos c माइनस डी बाई 2। उसके बाद cos d माइनस cos c, cos d माइनस cos c, जैसे ये अलग तरीके का फॉर्मूला है वैसे ये भी अलग है। cos d माइनस cos c क्या होता है, 2 साइन c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2। याद हो जाएगा, समय के साथ सब याद हो जाएगा, घबराओ मत। पैटर्न चलता है, जैसे मैंने आपको 4 क्वाड्रेंट के एंगल, जैसे मैंने आपको बच्चों 4 क्वाड्रेंट के एंगल भी याद रखने का रटने का पैटर्न बताया था, इसमें भी पूरे में पैटर्न चलता है। ये भी पैटर्न है, ये भी पैटर्न है, ये भी पैटर्न है। लिखना सिखाऊंगा, घबराओ मत, लिखना सिखाऊंगा। cos d माइनस cos c आ गया, 2 साइन c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2। तीसरे वाले रिजल्ट में साइन c प्लस साइन d, साइन c प्लस साइन d, यह आ जाएगा 2 साइन c प्लस डी बाई 2 कॉस c माइनस डी बाई 2। और लास्ट वाला साइन c माइनस साइन d, साइन c माइनस साइन d, यह आ जाएगा 2 कॉस c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2। ये हमारे पास 4 रिजल्ट्स और आ गए। इसमें भी मैंने सेकंड वाले रिजल्ट को एक्सेप्शन क्यों बोला, सेकंड वाले रिजल्ट को बच्चों एक्सेप्शन बोलने के पीछे की वजह यह है कि बाकी हर जगह पहले cos c आता है बाद में cos d आता है, पहले sin c आता है बाद में sin d आता है। देखो पहले c वाला एंगल है बाद में d वाला एंगल है, लेकिन इसमें उल्टा है। पहले c वाला एंगल है बाद में d वाला एंगल है, लेकिन इसमें उल्टा है, इसमें cos d माइनस cos c। ठीक है ना। तो ये हमारे पास टोटल अभी 12 रिजल्ट्स लिखे हुए हैं, 4 ये वाले, 4 ये वाले और 4 ये वाले, ये याद होने चाहिए। जैसे मैंने आपको बोला यहाँ पे, यहाँ वाले रिजल्ट में मैंने प्रोडक्ट को सम में या डिफरेंस में कन्वर्ट किया। मैंने इनमें बच्चों प्रोडक्ट को सम या डिफरेंस में कन्वर्ट किया, वैसे ही यहाँ पर देखो सम को मैंने प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया या डिफरेंस को मैंने प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया। ये सम को मैंने प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया, डिफरेंस को मैंने प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया। तो ये जो सम और डिफरेंस एंड प्रोडक्ट रिलेशन है उसका मतलब क्या है कि आप प्रोडक्ट को चाहो तो सम में भी या डिफरेंस में भी कन्वर्ट कर सकते हो, या अगर आप चाहो तो सम या डिफरेंस को प्रोडक्ट में भी लेकर जा सकते हो। किस तरीके से इसमें सवाल बनते हैं अभी मैं आपको बताता हूँ, आप बिल्कुल इंतज़ार करिए थोड़ा सा। आपको सारा का सारा बच्चों कंटेंट इसी चैनल में मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। एक बार बस मैं जल्दी से देख लेता हूँ कि हमने सारे के सारे अपने जो रिजल्ट थे वो कन्वर्ट, मतलब सारे के सारे हमने अपने रिजल्ट्स कवर कर लिए या नहीं कर लिए, बस एक बार मैं वो देख लेता हूँ और उसके बाद फिर हम अपने क्वेश्चंस के साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये वाला तो अपना पोर्शन बिल्कुल सही है, ये वाला अपन ने पोर्शन कर लिया है। एक छोटा सा बस कंसेप्ट आपको मुझे और बताना है, वो कंसेप्ट बताने के बाद अपन एक आध सवाल करेंगे उस कंसेप्ट का और फिर ये वाले क्वेश्चंस अपन बनाएंगे इस फॉर्मूले के। तो अपन सबसे पहले बच्चों बोर्ड को क्लियर कर लेते हैं। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। और आज के भी वीडियो के बच्चों डिस्क्रिप्शन में आपको होमवर्क के कंटेंट मिलेगा, तो ज़रूर आप उसको भी अटेम्प्ट करिए। होमवर्क जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करेंगे आपके लिए उतना अच्छा है बच्चों, क्योंकि आपको उतना ज़्यादा रियलिटी चेक होता रहेगा कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही। और अगर आप होमवर्क नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़ते रहेंगे तो काम नहीं चलेगा, बिल्कुल भी उससे आपका काम नहीं चलेगा बच्चों, क्योंकि उससे प्रैक्टिस अच्छे से नहीं हो पाएगी। आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि हमने जितनी थ्योरी पढ़ी उसे हमें अप्लाई करना आता भी है या नहीं आता। ठीक है, तो एक छोटा सा कंसेप्ट है बच्चों, मैं आपको पहले वो कंसेप्ट बता देता हूँ।
इससे थोड़ा सा अलग है लेकिन इसी में बताया जाता है, तो मैं बता देता हूँ एक कंसेप्ट, उसके बाद फिर अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरफ आगे बढ़ेंगे। कंसेप्ट ये बोलता है कि मान लो मेरे पास एक ट्राइंगल है, या मान लो मेरे पास एक रैंडम सा क्वाड्रिलेटरल है, या मान लो बच्चों मेरे पास एक पेंटागन है, या एक हेक्सागन है, ठीक है ना। कुछ भी इस तरीके के मेरे पास फिगर्स दिए हुए हैं, क्लोज्ड फिगर्स। इसमें टोटल नंबर ऑफ साइड्स 3 है, इसमें टोटल नंबर ऑफ साइड्स 4 है, इसमें टोटल नंबर ऑफ साइड्स 5 है, और इसमें टोटल नंबर ऑफ साइड्स 6 है। ऐसे ही हम 7, 8, 9, 10 करके जहां तक भी आप जाना चाहें जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। कंसेप्ट ये होता है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ n-sided polygon, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ n-sided polygon। सवाल है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ n-sided polygon, इसका क्या मतलब है? तो अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ n-sided polygon, इसका क्या मतलब है? तो यहां पर ये 3-sided polygon है, अगर n की वैल्यू 3 होगी तो 3 साइड के पॉलीगॉन का आंसर क्या आता है? 180 डिग्री आता है। 4 साइड वाला होता है तो 360 डिग्री आता है। 4 के आगे का तो हमने पढ़ा ही नहीं था कभी, 4 के आगे का तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं था। लेकिन हमें ये पता है कि हाँ, ट्राइंगल के 3 एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है और क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है, ये हमको पता है। लेकिन 5 का क्या होता है, 6 का क्या होता है, 7 का क्या होता है, 8 का क्या होता है, ये तो मेरे को नहीं पता, वेरी करेगा, अलग अलग होगा। तो उसका एक रिजल्ट होता है। रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट होता है, चलो रिजल्ट बताने के पहले मैं आपको एक तरीका बताता हूँ कि तरीका क्या है निकालने का तरीका। जैसे अगर आपको 360 डिग्री निकालना होता तो आप क्या करते हैं? आप कोई भी एक डायगोनल ज्वाइन करते। डायगोनल ज्वाइन करने के आप बात बोलते हैं कि ये एंगल और ये एंगल का सम 180 डिग्री, और ये एंगल और ये एंगल का भी सम 180 डिग्री। तो अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं तो ये एंगल, ये और ये मिलके ये पूरा एंगल, ये और ये मिलके ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल, तो ये चारों एंगल का सम आएगा 180 इस ट्रायंगल का और 180 इस ट्रायंगल का, तो 360 डिग्री। वैसे ही मान लो अगर मेरे पास ये सवाल होता तो मैं इसमें आपको क्या बोलता? मैं आपको बोलता कि आप इस तरीके से 3 ट्रायंगल बना लो। 3 ट्रायंगल अगर बना लेते तो ये 180 डिग्री, उसके बाद ये और ये भी 180 डिग्री, और ये और ये भी 180 डिग्री। तो 180 डिग्री 3 बार मुझे ऐड करना पड़ा, तो मेरे पास इसका आंसर आता 540 डिग्री। तो जो कंसेप्ट होता है बच्चों वो ये होता है, इस तरीके से आप आगे भी बढ़ सकते हो, लेकिन ये प्रैक्टिस कब तक करोगे? कंसेप्ट ये होता है बच्चों कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ n-sided पॉलीगॉन जो होता है वो होता है n-2 इंटू पाई। ये जनरल रिजल्ट है कि किसी भी n-sided पॉलीगॉन में सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स जो होता है वो होता है बच्चों n-2 इंटू पाई। पाई मतलब 180 डिग्री। तो देखो अगर n की वैल्यू 3 होगी तो 3 - 2 1 पाई आ जाएगा, 1 पाई आंसर है 180 डिग्री। अगर n की वैल्यू 4 होगी तो 4 - 2 2 पाई आंसर आ जाएगा विच इज 360 डिग्री। अगर n की वैल्यू 5 होगी तो 5 - 2 3 पाई आ जाएगा विच इज 540 डिग्री। तो ये जनरल रिजल्ट है जो हमें याद होना चाहिए, ठीक है ना। ये रिजल्ट बच्चों हमको याद होना चाहिए कि n-sided पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? n-2 इंटू पाई होता है। किसी भी n-sided पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है? n-2 इंटू पाई होता है। बहुत इजी सी बात है। अब अभी वाले फॉर्मूले को इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा है कि आपका फिगर रेगुलर है या इर्रेगुलर। जैसे ये एक इर्रेगुलर ट्राइंगल है, ये एक इर्रेगुलर क्वाड्रिलेटरल है, ये एक इर्रेगुलर पेंटागन है, ये एक इर्रेगुलर हेक्सागन है। इर्रेगुलर है। रेगुलर फिगर क्या होता है? रेगुलर ट्राइंगल मतलब इक्विलेटरल, जिसमें सब कुछ एक जैसा होता है। रेगुलर क्वाड्रिलेटरल मतलब स्क्वायर, जिसमें सब कुछ एक जैसा होता है। तो अगर मेरे पास कोई एक रेगुलर फिगर होगा जिसमें सब कुछ एक जैसा होता है, जिसमें सारे एंगल्स बराबर होते हैं, सब कुछ बढ़िया रहता है, तो आपको एक रिजल्ट आप और लिख सकते हो कि ईच इंटीरियर एंगल ऑफ n-sided
रेगुलर पॉलीगॉन, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ एन साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन, हर इंटीरियर एंगल एन साइडेड पॉलीगॉन का अगर वो रेगुलर है तो इट विल बी इक्वल टू n-2 पाई बाय एन, n-2 पाई बाय एन। ट्राइंगल के लिए सोच के देखो, ट्राइंगल के लिए आपको पता है n की वैल्यू 3 है। अगर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है तो हर एंगल 60 डिग्री का होता है, रख के देख लो, n की वैल्यू 3 रखोगे तो 3-2 इंटू पाई बाय 3 कितना आ गया, पाई बाय 3 आया। पाई बाय 3 कितना होता है, 60 डिग्री होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल आ जाएगा। अगर आप n की वैल्यू 4 रखोगे, 4 के लिए स्क्वायर होता है, स्क्वायर का 90 डिग्री होना चाहिए था, यहाँ पर रख के देख लो 4-2 इंटू पाई बाय 4 आएगा। 4-2 कितना होता है, 2 पाई बाय 4 कितना होता है, पाई बाय 2 होता है। पाई बाय 2 क्या होता है बच्चों, 90 डिग्री होता है। पाई बाय 2 क्या आता है, 90 डिग्री आता है, तो ये आ जाएगा। तो हर इंटीरियर एंगल जो होता है, सारे के सारे इंटीरियर एंगल, अगर आप रेगुलर पॉलीगॉन की बात कर रहे हो तो वो होगा n-2 इंटू पाई बाय एन, और अगर आप सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स बोल रहे हैं तो वो आ जाएगा n-2 इंटू पाई। ये एक छोटा सा कंसेप्ट था जो यहाँ पर बताना हमें ज़रूरी था, और उसके बाद हम सवालों की तरफ अब आगे बढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम रिजल्ट्स और डिराइव नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे बचे हुए समय में। तो आई होप आपको ये वाला कंसेप्ट अच्छा लगा होगा, इम्पॉर्टेंट है और जनरली बच्चे को पता नहीं होता है, ठीक है। इस कंसेप्ट का भी इस्तेमाल होगा आपके में, है ना, इस कंसेप्ट का भी बच्चों इस्तेमाल होगा। तो सबसे पहले तो मैं आपके लिए बोर्ड क्लियर कर देता हूँ बच्चों पूरा, और उसके बाद फिर हम अपना पोर्शन आगे बढ़ाएंगे। हमारे पास मान लो बोला जाता है कि यार अगर हमें बोला जाता है कि एक डेकागॉन है, मान लो बच्चों मुझे बोला जाता है कि मेरे पास एक डेकागॉन है, तो डेकागॉन मतलब एक ऐसा पॉलीगॉन जिसके लिए नंबर ऑफ साइड्स 10 होते हैं। डेकागॉन मतलब एक ऐसा पॉलीगॉन जिसके लिए नंबर ऑफ साइड्स क्या होते हैं, 10 होते हैं। तो अगर नंबर ऑफ साइड्स बच्चों 10 होते हैं तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स सोचो कितना आ जाएगा। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स अगर आप इसके लिए बच्चों निकालेंगे तो इसके लिए सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स आ जाएगा n-2 इंटू पाई, मतलब कि 10-2 इंटू पाई मतलब कि 8 पाई आ जाएगा ये। और अगर मान लीजिए सवाल आपको बोलता है कि ईच इंटीरियर एंगल बोलो कितना होगा, अगर मान लो इसको ही मैं बोल दिया रेगुलर है, तो मैं आपको सवाल बोलता हूँ कि ईच इंटीरियर एंगल कितना होगा, ईच इंटीरियर एंगल, तो आप बोलेंगे कि सर ईच इंटीरियर एंगल होता है n-2 इंटू पाई बाय एन, मतलब कि आ जाएगा 8 पाई बाय एन कितना है 10। तो ये हमारे पास आ जाएगा सॉल्व होके 4 पाई बाय 5, ये हमारे पास आ जाएगा सॉल्व होके 4 पाई बाय 5। 4 पाई बाय 5 कितना होता है बच्चों, अगर आप डिग्री में सोचोगे, तो 4 पाई बाय 5 बोलो कितना होता है, 4 बाय 5 इंटू पाई मतलब 180 डिग्री। 5 से अगर आप इसको कट करोगे तो 5 3 15, और उसके बाद आपके पास आ जाएगा 36। 4 इंटू 36 मतलब 144 डिग्री। ये भी एक इम्पॉर्टेंट डिग्री, 144, क्योंकि 144 का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है 36। 144 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है 36 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल मतलब ऐसे दो एंगल्स जिसका सम 180 हो, तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल होता है 36। 36 एक इंपॉर्टेंट एंगल होता है, आप पढ़ोगे, ठीक है ना, मैं आपको पढ़ाऊंगा। 18 डिग्री भी इंपॉर्टेंट है, 36 डिग्री भी इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने अभी तक सिर्फ और सिर्फ 15 डिग्री पढ़ा है, 15 डिग्री, 18 और 36 भी पढ़ना है, 22.5 भी पढ़ना है, 7.5 भी पढ़ना है। ये सारे एंगल्स आपको याद होने चाहिए, ये सारे के सारे एंगल्स बच्चों आपको याद होने चाहिए, ये सब सिलेबस में है आपके, ठीक है। कई सारे स्कूल्स में, कई सारे बेटा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में ये सब कराया ही नहीं जाता है, ये मान लिया जाता है कि ये सब बच्चा खुद कर लेगा। लेकिन बीइंग अ टीचर आपका काम होना चाहिए कि आप उनके लिए, बच्चों के लिए समय क्रिएट करें, थोड़ा सा उनका समय बचाएं, ठीक है ना। अगर बच्चे को सारी चीज़ें खुद ही करनी होंगी तो भला फिर एक कोचिंग में जाने का फ़ायदा क्या है, ठीक है बच्चों। तो अपन सवाल करते हैं। पहला सवाल मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, जो हमने 12 रिजल्ट्स पढ़े हैं उसका सवाल है, प्रूव दैट का ये सवाल है, ठीक है।
प्रूव दैट में बच्चों मेरे पास लिखा हुआ है साइन ऑफ 7 थीटा माइनस साइन ऑफ 5 थीटा अपॉन कॉस ऑफ 7 थीटा प्लस कॉस ऑफ 5 थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। ये आपके पास बच्चों पहला सवाल है आज का, आपको ये चीज़ प्रूव करनी है, ठीक है ना। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे और आपको ये चीज़ प्रूव करनी है। अभी मैंने साइन सी माइनस साइन डी पढ़ा है। देखो न्यूमरेटर में अगर आप देखोगे तो आपको साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मेट दिख रहा है। डिनोमिनेटर में अगर आप देखोगे तो कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मेट आपको दिख रहा है। ये वाला फॉर्मेट और ये वाला फॉर्मेट आप अभी पढ़ के आए हो। अगर आप फॉर्मूला वाला लिस्ट देखो, क्योंकि अभी आपको याद तो होगा नहीं, तो साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है? साइन सी माइनस साइन डी होता है बच्चों 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, तो सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, तो सी माइनस डी बाई 2, साइन सी माइनस साइन डी 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। और नीचे लिखा है कॉस सी प्लस कॉस डी। कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है? 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। कॉस सी प्लस कॉस डी होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे, ये 2 से 2 तो कटेगा, आपके पास आएगा कॉस ऑफ 7 थीटा और 5 थीटा 12 थीटा बाई 2 6 थीटा, 7 थीटा माइनस 5 थीटा 2 थीटा बाई 2 मतलब साइन थीटा, अपॉन 7 थीटा और 5 थीटा 12 थीटा बाई 2 6 थीटा मतलब कॉस 6 थीटा, और 7 माइनस 5 2 थीटा बाई 2 मतलब कॉस थीटा। आप क्लियरली देख सकते हैं बच्चों, कॉस 6 थीटा से कॉस 6 थीटा कटेगा, साइन बाय कॉस मतलब कि tan थीटा मेरे पास आ जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन। इस तरीके का सवाल का पर्पस क्या है कि आपको फॉर्मूले का एप्लीकेशन आ जाए। इट इज ओनली फॉर क्लियरिंग द कंसेप्ट कि फॉर्मूला अप्लाई कैसे किया जाता है, सिर्फ उसके लिए, है ना। डिफिकल्ट नहीं है, दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ इसके लिए है कि हमें फॉर्मूला अप्लाई करना आ जाए, हमें सिर्फ और सिर्फ बच्चों फॉर्मूला अप्लाई करना आ जाए, ठीक है। तो ये तो हो गया पहला सवाल। अब हम करते हैं अपना दूसरा सवाल। बहुत जल्दी अपन बोर्ड को क्लियर कर देते हैं, सेकंड क्वेश्चन अपन लिखते हैं और फिर अपन उसे सॉल्व करते हैं। बहुत इजी से क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इजी से क्वेश्चन हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है होमवर्क का, आप भी बना के देखिएगा। जितना ज़्यादा आप होमवर्क बनाओगे, जितने ज़्यादा आप सवालों की प्रैक्टिस करोगे, उतना सरल है आपके लिए। देखिए सवाल है, इफ साइन ऑफ 1 डिग्री प्लस साइन ऑफ 3 डिग्री प्लस साइन ऑफ 5 डिग्री प्लस साइन ऑफ 7 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ 1 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 3 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 5 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 7 डिग्री। अगर इसकी वैल्यू बच्चों आपको दिया हुआ है कि इसका वैल्यू tan थीटा, अगर आपको दिया हुआ है कि इसका वैल्यू tan थीटा है, तो सवाल है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, then find the value of theta in the third quadrant, then find the value of theta in the third quadrant। ये आपके पास सवाल है। ये हमारा बच्चों दूसरा सवाल है आज के दिन का। बहुत सरल सा सवाल है ये भी। अगर आप में से कोई चाहे तो वीडियो को इस वक्त पॉज करके एक बार अटेम्प्ट कर सकता है, और अगर आपने पॉज नहीं किया है तो आप सुन सकते हैं। हमारे पास देखो, ये बात तो समझ में आ रही है कि ऊपर अलग अलग साइन का सम है, नीचे अलग अलग कॉस का सम है। और अभी मैंने पढ़ा है कि साइन के सम में साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है? साइन सी प्लस साइन डी होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, और कॉस सी प्लस कॉस डी होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। अभी हम पढ़ के आए। बच्चे के जो दिमाग में बच्चों सवाल आता है, सवाल ये आता है कि सर क्लब हम किसको किसको करें, मतलब किसका किसका सम करें? ये दोनों का सम करें और ये दोनों का सम करें, कि पहले और तीसरे का सम करें और दूसरे और चौथे का सम करें,
कि पहले और आखिरी का सम करें और बीच के दो का सम करें। इस तरीके का मन में सवाल आ सकता है कि सर ऐड करना है, बात तो सही है, लेकिन साइन सी प्लस साइन डी कितने एंगल्स पे लगता है? दो पे। इधर तो 4 एंगल है, तो मतलब मेरे को न्यूमरेटर में 2 बार लगाना पड़ेगा और डिनोमिनेटर में 2 बार लगाना पड़ेगा। तो किसको किसको लेके लगाऊं, ये सवाल उठता है। मैं आपको बच्चों बोलूंगा कि हमेशा ऐसे वाले सवालों में आपको देखना चाहिए कि कुछ कॉमन बन रहा है क्या। अगर किसी चीज़ में कुछ कॉमन बन रहा हो तो उसको बनाना चाहिए। जैसे कि अगर मैं इधर पे ऐड करता हूं तो 1 और 3 का सम क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। 5 और 7 का सम 12 आ रहा है। कुछ फ़ायदा नहीं है। लेकिन सोच के देखो, अगर मैं 1 और 7 और 3 और 5 को ऐड करूं तो 1 और 7 में 8 आएगा, 3 और 5 में भी 8 आएगा। पैटर्न कुछ तो लग रहा है कि हो सकता है कॉमन। देखो, करने को आप कैसे भी कर सकते हो, करने को आप कैसे भी कर सकते हो, लेकिन अभी आपने नया नया सीखा है, इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे सोचते हैं। आप मेरे लेवल पे पहुँचोगे तो आप इन दोनों को और इन दोनों को लेके भी सॉल्व कर लोगे, हो जाएगा सॉल्व। लेकिन अभी आपने नया नया सीखा है तो हमें पैटर्न समझना पड़ेगा कि हो क्या रहा है। मैं बोलता हूँ 1 और 7 वाले को लूँगा और 3 और 5 वाले को लूँगा तो दोनों में 8 बन रहा है। वैसे ही नीचे 1 और 7 वाले को लूँगा, 3 और 5 वाले को लूँगा तो सेम पैटर्न बन रहा है। तो अगर मैं पहले और आखिरी वाले में लगाऊं साइन सी प्लस साइन डी तो क्या आएगा? साइन सी प्लस साइन डी 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, साइन सी प्लस साइन डी सी माइनस डी बाई 2। ये लग गया पहले वाले में। अच्छा, इसके बाद साइन सी प्लस साइन डी ये भी है। इधर क्या आ जाएगा? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, सी माइनस डी बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस सी प्लस कॉस डी। पहले और आखिरी वाले में कॉस सी प्लस कॉस डी 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2 प्लस कॉस सी प्लस कॉस डी 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। यह आ जाएगा हमारे पास। तो यहां से बच्चों देखो मेरे पास क्या चीज़ आ गई समझ में। यहां से मेरे पास आ गया कि यार सबसे पहले तो ये देखो 2 का फैक्टर हर जगह कॉमन है, सबको बाहर निकाल के आप काट सकते हो। ये आपके पास क्या लिखा हुआ है? साइन ऑफ 1 और 7 8 बाई 2 4 डिग्री, कॉस ऑफ 1 माइनस 7 मतलब माइनस 6 बाई 2, माइनस 6 बाई 2 मतलब माइनस 3। और मुझे पता है कि कॉस ऑफ माइनस थीटा और कॉस थीटा तो बराबर होता है। ध्यान से सुनो, फंसोगे यहाँ पे। कॉस ऑफ माइनस थीटा और कॉस थीटा तो बराबर होता है। तो जो मेरे पास कॉस ऑफ माइनस 3 डिग्री आ रहा है, इसको तो मैं कॉस ऑफ 3 डिग्री भी बोल सकता हूँ, एक ही बात है। वैसे ही यहाँ पर देखो प्लस साइन ऑफ 3 और 5 8 बाई 2 साइन ऑफ 4 डिग्री, कॉस ऑफ 3 माइनस 5 3 माइनस 5 मतलब माइनस 2 बाई 2 मतलब -1, कॉस ऑफ -1 मतलब कॉस 1 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 और 7 8 बाई 2 4 कॉस 4 डिग्री, 1 माइनस 7 -6 बाई 2 -3 कॉस ऑफ -3 मतलब कॉस 3 डिग्री, प्लस 3 और 5 8 बाई 2 4 कॉस 4 डिग्री, 3 माइनस 5 -2 बाई 2 मतलब -1 मतलब कॉस ऑफ 1 डिग्री। ये आ जाएगा। न्यूमरेटर के बच्चों देखो दोनों ही टर्म्स में से साइन ऑफ 4 डिग्री निकलता हुआ दिख रहा है बाहर। अंदर क्या बना? cos 3 प्लस cos 1। डिनोमिनेटर वाले देखो दोनों ही टर्म्स में से cos ऑफ 4 डिग्री निकलता हुआ दिख रहा है बाहर। अंदर क्या बना? cos 3 प्लस cos 1। आप बच्चों ये बात देख पा रहे होंगे कि ये cos 3 प्लस cos 1 और cos 3 प्लस cos 1 सेम है, काट सकते हैं। और जैसे ही हमने इसको कट कर दिया मेरे पास ये आ गया कितना? tan ऑफ 4 डिग्री। मेरे पास बच्चों ये आ गया tan ऑफ 4 डिग्री। और जैसे ही ये tan ऑफ 4 डिग्री आया तो मुझे क्या बोला जा रहा था कि ये tan थीटा के बराबर है। ये सॉल्व होके आ रहा है tan ऑफ 4 डिग्री, मतलब कि थीटा कितना आएगा? 4 डिग्री आएगा। इसका मतलब कि थीटा बच्चों कितना आएगा मेरे पास? 4 डिग्री आएगा। और अगर मेरे पास बच्चों थीटा की वैल्यू 4 डिग्री आ गई, सोच के देखो, अगर बच्चों मेरे पास थीटा की वैल्यू 4 डिग्री आ गई तो मुझे क्या बोला जा रहा है? फाइंड थीटा इन द थर्ड क्वाड्रेंट। आपको बच्चों सवाल बोल रहा है कि थीटा को आपको तीसरे क्वाड्रेंट में बताना है। तीसरे क्वाड्रेंट में आपको बच्चों ये बात पता है कि यार tan ऑफ 180 प्लस थीटा तो tan थीटा के बराबर होता है, ये तो हमको पता है।
तो अगर थीटा की वैल्यू 4 डिग्री है तो 180 प्लस 4 184 डिग्री और 4 डिग्री सेम ही तो आंसर होगा। सोच के देखो, tan ऑफ 184 डिग्री तो tan 4 डिग्री के बराबर होगा ना। तो अगर तीसरे क्वाड्रेंट में बोलना है तो मैं आंसर 184 डिग्री बोल दूंगा, ना कि 4 डिग्री, क्योंकि तीसरे क्वाड्रेंट में tan तो पॉजिटिव होता है, तो tan ऑफ 180 प्लस थीटा tan थीटा होता है। तो अगर पहले क्वाड्रेंट में सवाल पूछा गया होता तो पहले क्वाड्रेंट में आंसर होता 4 डिग्री, लेकिन अगर तीसरे क्वाड्रेंट में पूछा गया तो माय आंसर विल बी 184 डिग्री। तो बच्चों अगला सवाल हमारे सामने लिखा हुआ है इवैल्यूएट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इवैल्यूएट हमें करना है। इवैल्यूएट में लिखा हुआ है cos थीटा माइनस cos 3 थीटा मल्टीप्लाइड बाय sin 8 थीटा प्लस sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय, हमारे पास बच्चों दिया हुआ है sin 5 थीटा माइनस sin थीटा मल्टीप्लाइड बाय cos 4 थीटा माइनस cos 6 थीटा। ये हमारे पास सवाल दिया अगला, आपको इसे इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट करना है मतलब ये पूरा का पूरा सॉल्व होके कोई अच्छा से एक आंसर आएगा। अब जनरली मैं आपको बोलता हूँ कि इवैल्यूएट के सवाल में बच्चों अगर आप चाहो तो कोई भी एंगल उठा के रख लो, लेकिन मेहनत वाला सवाल है, एंगल भी रखोगे तब भी तो मेहनत लगेगी, तो ज़्यादा बेटर है सॉल्व कर लो, ज़्यादा बेटर है आप सॉल्व इसको कर लो। तो देखो हमारे पास क्या लिखा है, ये लगा हुआ है cos ऑफ d माइनस सी, ये लिखा है sin ऑफ c प्लस डी, ये लिखा है sin ऑफ c माइनस डी, और ये लिखा है cos ऑफ d माइनस सी। ध्यान से देखो, छोटा सा यहाँ पर लिख दे रहा हूँ d और c ताकि आप फॉर्मूला लगा पाए। cos d माइनस cos c, cos d माइनस cos c बच्चों क्या होता है, 2 sin c प्लस डी बाई 2, c प्लस डी बाई 2 sin c माइनस डी बाई 2, c माइनस डी बाई 2, ये आ गया cos d माइनस cos c, 2 sin c प्लस डी बाई 2 sin c माइनस डी बाई 2। मल्टीप्लाई में क्या लिखा हुआ है, sin c प्लस sin d, sin c प्लस sin d क्या होता है, 2 sin c प्लस डी बाई 2, c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2, c माइनस डी बाई 2। ये आ गया sin c प्लस sin d, sin c प्लस sin d मतलब 2 sin c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2। डिनोमिनेटर में देखो क्या लिखा है, डिनोमिनेटर में लिखा है sin c माइनस sin d, sin c माइनस sin d क्या होता है, sin c माइनस sin d होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 sin c माइनस डी बाई 2। ठीक है ना, sin c माइनस sin d होता है बच्चों 2 cos c प्लस डी बाई 2 sin c माइनस डी बाई 2। और अगेन cos d माइनस cos c, एक्सेप्शन वाला उल्टा लिखा है, उल्टा cos d माइनस cos c, तो cos d माइनस cos c क्या होगा, 2 sin c प्लस डी बाई 2, c प्लस डी बाई 2 sin c माइनस डी बाई 2, c माइनस डी बाई 2, ये आ जाएगा हमारे पास। तो ये 2 से 2 तो कट गया। थोड़ा सा अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो देखिए क्या लिखा हुआ है, 3 थीटा और थीटा 4 थीटा बाई 2 साइन 2 थीटा, 3 थीटा माइनस थीटा 2 थीटा बाई 2 साइन थीटा, 8 थीटा और 2 थीटा 10 थीटा बाई 2 5 थीटा तो साइन 5 थीटा, 8 और माइनस 2 6 बाई 2 3 थीटा कॉस 3 थीटा डिवाइडेड बाय, नीचे लिखा हुआ है 5 थीटा और थीटा 6 थीटा बाई 2 3 थीटा तो कॉस 3 थीटा, 5 माइनस 1 4 बाई 2 2 थीटा तो यहाँ आ गया साइन 2 थीटा, 6 और 4 10 बाई 2 साइन 5 थीटा, 6 माइनस 4 2 बाई 2 साइन थीटा। तो समझने वाली बच्चों बात क्या है, समझने वाली बात ये है कि देखो ये साइन 2 थीटा ये साइन 2 थीटा कटा, ये साइन थीटा ये साइन थीटा कटा, ये साइन 5 थीटा ये साइन 5 थीटा कटा, ये कॉस 3 थीटा ये कॉस 3 थीटा कटा। फाइनल आंसर क्या आ गया, सॉल्व होके 1। फाइनल आंसर हमारा बच्चों देखो सॉल्व होके क्या आ जाएगा 1। बहुत सिंपल है, इवैल्यूएट का सवाल था, इवैल्यूएट के सवाल का फाइनल आंसर हमेशा कोई ना कोई अच्छा सा एक आंसर ही आता है, कोई ना कोई नंबर ही आता है। तो आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं इसका आंसर बच्चों आ जाएगा आपके पास 1। एक अपन अगला सवाल और करते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको अपन लिख लेते हैं। पहले अपन बोर्ड अपना क्लियर कर लें जल्दी से, ताकि हम इसमें अगला सवाल बना पाएँ। आप बच्चों देख पा रहे होंगे कि इतने सारे सवाल हम कर रहे हैं, बार बार यही जब आप रिजल्ट लगाते रहोगे ना तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। कभी भी रट्टा मारने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस 50 से 100 बार उसको पढ़ लो, लगा लो, अप्लाई कर लो, खुद याद हो जाता है। सवाल है अगला, इफ अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय 19, इफ अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय 19 then find the value of, if alpha is equal to pi by 19 then find the value of sine of 23 alpha minus sine 3 alpha divided by sine of 16 alpha प्लस साइन ऑफ 4 अल्फा। ये आपके पास अगला सवाल, ये आपके पास बच्चों देखो अगला सवाल लिखा हुआ है, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन है, बनाना है। अब ऐसे सवालों की ब्यूटी पता क्या होती है? कुछ बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे कि सर अल्फा की वैल्यू पाई बाय 19, पाई बाय 19 तो हमने आज तक पढ़ा ही नहीं, पाई बाय 19 तो उटपटांग सा होगा, जो भी होगा। तो आपको डायरेक्टली पाई बाय 19 सब्स्टिट्यूट नहीं करना है इसमें, आपको इसे बच्चों डायरेक्टली पाई बाय 19 सब्स्टिट्यूट नहीं करना है। पहले आपको इसे सिंप्लीफाई करना है, और इसे आपको सिंप्लीफाई करके देखना है कि आप इसको कहाँ तक लेकर जा पा रहे हो। पहले आपको इसे सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करके आपको यह देखना है कि आप इसे लेकर कहाँ तक जा पा रहे हो। और आखिरी स्टेप में मैं सब्स्टिट्यूशन करूँगा, उसके पहले नहीं। तो मैं आपको बोल रहा हूँ, देखो न्यूमरेटर में लिखा है साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2 अपॉन साइन c प्लस साइन डी, साइन c प्लस साइन डी होता है 2 साइन c प्लस डी बाई 2 कॉस c माइनस डी बाई 2। यह होता है साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। देखो 2 से 2 तो कट गया, न्यूमरेटर में लिखा है कॉस 23 और 3 26 बाई 2 13 अल्फा, 23 में से 3 गया 20 बाई 2 10 अल्फा साइन का, अपॉन 16 4 20 बाई 2 10 अल्फा, तो साइन 10 अल्फा। और यहाँ पे 16 माइनस 4 12 बाई 2 कॉस ऑफ 6 अल्फा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। आप देख सकते हैं कि ये साइन 10 अल्फा और ये साइन 10 अल्फा तो कटेगा, तो फाइनली मेरे पास सब कुछ कटा के आ गया कॉस 13 अल्फा अपॉन कॉस 6 अल्फा। सारी की सारी चीज़ पूरा का पूरा सिंप्लीफिकेशन करके मेरे पास ये आ गया फाइनल, कॉस 13 अल्फा अपॉन कॉस ऑफ 6 अल्फा। अब इस लास्ट स्टेप में मैं सब्स्टिट्यूशन करूंगा, इस आखिरी वाले स्टेप में बच्चों मैं सब्स्टिट्यूशन करूंगा। सब्स्टिट्यूशन मैं बोलूंगा कि पुट अल्फा इक्वल टू पाई बाय 19, तो मेरे पास आ जाएगा कॉस ऑफ 13 पाई बाय 19 डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ 6 पाई बाय 19। मैंने अल्फा की जगह पाई बाय 19 सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो यहाँ से बच्चों मैं देख पा रहा हूँ कि यार कॉस ऑफ ये जो 13 पाई बाय 19 है, इसका 13 पाई बाय 19 को ध्यान से सोचना, मैं पाई माइनस 6 पाई बाय 19 बोल सकता हूँ क्या? और डिनोमिनेटर में कॉस ऑफ 6 पाई बाय 19, सोच के देखो। ये जो 13 पाई बाय 19 लिखा हुआ है, क्या इस 13 पाई बाय 19 को मैं पाई माइनस 6 पाई बाय 19 बोल सकता हूँ? इस 13 पाई बाय 19 को पाई माइनस 6 पाई बाय 19, और नीचे cos 6 पाई बाय 19 वैसे का वैसे ही। तो यहाँ से मेरे पास देखो बच्चों क्या आ जाएगा, cos ऑफ 180 माइनस थीटा। cos ऑफ 180 माइनस थीटा कितना होता है? cos ऑफ 180 माइनस थीटा बच्चों होता है हमारे पास माइनस cos थीटा, माइनस cos थीटा अपॉन cos 6 पाई बाय 19 वैसे का वैसा ही है। तो आप देख सकते हैं cos 6 पाई बाय 19 और cos 6 पाई बाय 19 तो कट जाएगा, एक माइनस साइन बस रह जाएगा, मतलब कि इसका फाइनल आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा? -1। इसका फाइनल आंसर बच्चों हमारे पास आ जाएगा -1। देख सकते हैं आप,
13 पाई बाय 19 को मैंने क्या लिख लिया, पाई माइनस 6 पाई बाय 19, क्योंकि आप जैसे ही एलसीएम लोगे तो 19 पाई माइनस 6 पाई, 13 पाई बाय 19 दोबारा वैसे ही आ जाएगा, बहुत ईजी है। तो ये आपने बच्चों देखा कि लास्ट स्टेप में जब हम सब्सटीट्यूशन करते हैं तो उससे क्या फायदा होता है ना, लास्ट स्टेप का आपको हमेशा सब्सटीट्यूट करना है। सब्सटीट्यूशन आपको कभी भी शुरू से नहीं करना है, शुरू से कर भी लोगे तो उसका कोई फायदा नहीं है ना, क्योंकि पाई बाय 19 एक ऐसा वैल्यू है बच्चों जिसका आपको एग्जैक्ट आंसर तो पता ही नहीं है भाई। जब तक अभी मैंने आपको पाई बाय 19 पढ़ाया ही नहीं है तो पाई बाय 19 आप सॉल्व करोगे कैसे, सोच के देखो। अगर तो हमने पाई बाय 19 पढ़ा हुआ होता तो एक बार के लिए ये बात होती कि सर इसको हम ऐसा करते हैं कि वैल्यू रख के सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन हमने तो बच्चों पाई बाय 19 अभी पढ़ा ही नहीं है। अब अपन बच्चों अपना अगला सवाल देखते हैं। ये वाले सवाल के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोलता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। ये है साइन 8 थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन 6 थीटा इंटू कॉस 3 थीटा डिवाइडेड बाय कॉस 2 थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन 3 थीटा इंटू साइन 4 थीटा, वेयर थीटा इक्वल टू 7.5 डिग्री। आपको बोला जा रहा है कि थीटा क्या है, 7.5 डिग्री। अब क्या हमने अभी तक 7.5 डिग्री पढ़ा है क्या बच्चों, तो आप बोलेंगे नहीं सर अभी तक तो नहीं पढ़ा। तो ये बिल्कुल पिछले वाले सवाल की तरह कि आपको शुरू में सब्स्टिट्यूशन नहीं करना है, पहले तो आप सॉल्व करिए, सॉल्व करके आप देखिए कि ये पूरी की पूरी चीज़ रिड्यूस होके कहाँ तक आती है, और उसके बाद आखिरी में जो भी हमारा फाइनल बेटा रिजल्ट मिलेगा ना, जो भी हमारा फाइनल एक्सप्रेशन होगा उस पर हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो आप बच्चों अगर देखेंगे तो हमारे पास देखो क्या लिखा है, अगर मान लो यहाँ पर लिखा है साइन 8 थीटा कॉस थीटा, साइन 6 थीटा कॉस 3 थीटा, इस तरीके की चीज़ें लिखी है। अब हमने तो साइन सी माइनस साइन डी पढ़ा था, ये तो दो वाले टर्म है, साइन और कॉस एक साथ है, साइन और कॉस एक साथ है, कॉस और कॉस एक साथ है, साइन और साइन एक साथ है, ऐसा वाला तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो मैं आपको बच्चों बोलूँगा कि आपको सबसे पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2। आपको सबसे पहले न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को बच्चों 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऐसा बन जाएगा 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद। और जैसे ही ऐसा बना तो अब आप देखो मैंने आपको ये रिजल्ट बताया है अभी 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी। 2 साइन ए कॉस बी क्या होता है, 2 साइन ए कॉस बी होता है बच्चों साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। 2 साइन ए कॉस बी होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। 2 साइन ए कॉस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी माइनस 2 साइन ए कॉस बी, वापस से क्या आ जाएगा साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी। तो यहाँ क्योंकि बाहर माइनस था तो माइनस ही आ जाएगा साइन ए माइनस बी। सिर्फ माइनस को एडजस्ट किया, अदरवाइज ब्रैकेट लगा के सॉल्व करोगे तब भी आ जाएगा। मैं ब्रैकेट नहीं लगा रहा हूँ, डायरेक्टली लिख लिया हूँ। माइनस बाहर है तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी होता है, क्योंकि बाहर माइनस था तो माइनस लिख लिया। साइन ए माइनस बी आप करेंगे तो 6 थीटा माइनस 3 थीटा, ये आ गया न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में है 2 कॉस ए कॉस बी। 2 कॉस ए कॉस बी बच्चों क्या होता है, कॉस ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। 2 कॉस ए कॉस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी माइनस 2 साइन ए साइन बी। याद करो ये वो उटपटांग वाला रिजल्ट, एक्सेप्शन वाला रिजल्ट, 2 साइन ए साइन बी। 2 साइन ए साइन बी क्या होता है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। 2 साइन ए साइन बी होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस, तो यहाँ बाहर माइनस था तो यहाँ आ जाएगा प्लस कॉस ए प्लस बी। कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए प्लस बी आप जब करेंगे तो आ जाएगा 3 थीटा प्लस 4 थीटा। ये आ गया मेरे पास।
तो यहाँ से बच्चों आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं साइन ऑफ 9 थीटा प्लस साइन ऑफ 7 थीटा और माइनस साइन ऑफ 9 थीटा और उसके बाद माइनस साइन ऑफ 3 थीटा और डिवाइड में बच्चों मेरे पास देखो लिखा हुआ है कॉस ऑफ 3 थीटा प्लस कॉस ऑफ थीटा माइनस कॉस ऑफ, ये माइनस थीटा है तो कॉस ऑफ माइनस थीटा तो कॉस थीटा ही होता है, लिख सकते हैं, और प्लस कॉस ऑफ 7 थीटा, ये हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ से बच्चों देखो ये साइन 9 थीटा माइनस साइन 9 थीटा कटा और यहाँ से ये कॉस थीटा और माइनस कॉस थीटा भी कटा। तो मेरे पास न्यूमरेटर में क्या लिखा हुआ है साइन सी माइनस साइन डी। ध्यान से देखो न्यूमरेटर में मेरे पास लिखा है साइन सी माइनस साइन डी। साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, सी माइनस डी बाई 2 साइन सी माइनस साइन डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 अपॉन कॉस सी प्लस कॉस डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, सी माइनस डी बाई 2, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, कॉस सी प्लस कॉस डी, ये आ गया। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे 2 से 2 तो कटेगा, क्या आ जाएगा बताइए, कॉस ऑफ 7 3 10 बाई 2 कॉस ऑफ 5 थीटा, 7 माइनस 3 4 बाई 2 साइन ऑफ 2 थीटा अपॉन 3 और 7 10 बाई 2 कॉस ऑफ 5 थीटा, 3 माइनस 7 माइनस 4 बाई 2 माइनस 2 और कॉस ऑफ माइनस 2 थीटा क्या होगा कॉस 2 थीटा, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा तो कॉस थीटा होता है, कॉस के अंदर माइनस साइन का कोई मतलब नहीं। कॉस 5 थीटा और कॉस 5 थीटा बच्चों आप देखेंगे कट गया, तो ये पूरा का पूरा सॉल्व होकर क्या आ गया tan ऑफ 2 थीटा। फाइनली ये पूरी की पूरी चीज़ रिड्यूस होकर मेरे पास कितनी आई tan ऑफ 2 थीटा, और थीटा क्या है, थीटा है 7.5 डिग्री। तो अगर थीटा 7.5 डिग्री है तो ये क्या लिखा हुआ है tan ऑफ 2 इंटू 7.5 मतलब 15 डिग्री, और tan 15 डिग्री तो मेरे को पता है 2 माइनस √3 होता है। तो इसका आंसर जो आपको वैल्यू पूछा जा रहा है एक्सप्रेशन का, इसका वैल्यू कितना आएगा 2 माइनस √3। ओरिजिनल सवाल देख के मुझे थोड़ा ना पता था कि ये 15 डिग्री में कन्वर्ट होगा, मुझसे तो 7.5 डिग्री पूछा जा रहा था। लेकिन अगर मैंने अभी तक 7.5 डिग्री पढ़ाई नहीं है तो 7.5 डिग्री में डालूंगा कहाँ पे, आखिरी स्टेप में, उसके पहले नहीं डालना। तो पहले पूरा का पूरा हमने सॉल्व किया, फाइनली हम यहाँ पर ले आए इसको 15 डिग्री पे हमने इसको सॉल्व कर लिया और हमारे पास बच्चों हमारा आंसर आ गया 2 माइनस √3। ठीक है ना, हमारे पास बच्चों हमारा आंसर आ गया 2 माइनस √3। तो एक बार अपन अपना इसका आंसर चेक कर लेते हैं कि आंसर अपना सही निकला है या नहीं। बिल्कुल अपना बेटा सही आंसर है। एक अपन लास्ट क्वेश्चन और करते हैं आज के लेक्चर का, 1 लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम अपना आज का लेक्चर बेटा एंड करेंगे। एक आखिरी अपन बस सवाल और कर लेते हैं, उसके बाद हम आज का लेक्चर बच्चों अपना वाइंड करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आज के लेक्चर में हमने काफ़ी सारे इलस्ट्रेशन किए और जैसा मैंने आपको पहले भी बोला है, कल के लेक्चर में मैंने आपको बच्चों बोला था मैं आपको कम से कम 100 एग्जाम्पल कराऊंगा पूरे ट्रिग्नोमेट्री में। इस कंपाउंड एंगल्स में कम से कम मैं आपको 100 इलस्ट्रेशन कराऊंगा। इतने इलस्ट्रेशन होंगे कि आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, सारे के सारे रिजल्ट्स याद हो जाएंगे। और इसके बाद जो आप होमवर्क करेंगे वो एडिशनल है। अगला सवाल है बच्चों हमें सॉल्व करना है कॉस स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 47 डिग्री प्लस कॉस 73 डिग्री कॉस 47 डिग्री। यह आज का बच्चों हमारा आखिरी सवाल है। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर। अब आपको जो बच्चों बात समझ में आनी चाहिए वो ये है कि आप याद करो, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था कि कॉस स्क्वायर वाली चीज़ जहां आती है वो कौन सी वाली आपको आइडेंटिटी की फीलिंग देता है कि यार हमने एक आइडेंटिटी पढ़ा था कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी, उसमें कॉस स्क्वायर वाली चीज़ बनती थी। या साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी पढ़ा था, उसमें भी कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए बनता था। लेकिन जो दोनों ही वो आइडेंटिटी थी उसमें कॉस स्क्वायर के साथ अगला जो टर्म होता था वो माइनस में कुछ होता था, जैसे कि या तो वो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होगा,
या वो कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए होगा, या वो कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए होगा, कुछ ऐसा होता था। इधर तो दोनों ही प्लस में, इसमें तो देखो दोनों ही प्लस में। तो अगर दोनों ही प्लस में है तो मैं आपको क्या बोलूंगा, मैं आपको बोलूंगा बच्चों इस कॉस स्क्वायर 47 को आप लिखो 1 माइनस साइन स्क्वायर 47। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, बस ये सोचो। तो आप बोलोगे हाँ सर लिख तो सकते हैं। बेटा मैं आपको एक बात बता दूं, मैथ्स में हर चीज का कोई ना कोई लॉजिक होता है। चाहता तो मैं डायरेक्टली भी आपको बोल देता कि बेटा कॉस स्क्वायर 47 को ना 1 माइनस साइन स्क्वायर 47 लिख लो, क्योंकि मेरे को पता है ये सवाल वैसे ही सॉल्व होगा। लेकिन आपके मन में ये डाउट आएगा कि सर ये हम क्यों लिखे, हमको कैसे क्लिक करेगा कि ये लिखना है, ये आएगा आपके मन में डाउट। तो जो भी टीचर आपको बोल देते हैं ना डायरेक्टली, जो लोग कर देते हैं वो बेटा सब रट्टा मार के आए होते हैं। उनको सिर्फ रटी हुई है चीज़ कि ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है, ऐसा करके आ जाते हैं वो। फिर बाकी बच्चा जाने, बच्चा समझे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो अगर हम इसको देखें, मान लो मैंने इसको कॉस स्क्वायर 47 को लिख लिया 1 माइनस साइन स्क्वायर 47। लॉजिक क्या है लिखने का, क्योंकि मैंने जो कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी वाला आइडेंटिटी पढ़ा है उसमें कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी आता है। तो ये मुझे कॉस स्क्वायर से माइनस साइन स्क्वायर वाली चीज़ जनरेट करनी है, इसलिए मैंने ये किया। तो इस टर्म को थोड़ा सा रीअरेंज कर लिख लेते हैं 1 प्लस कॉस स्क्वायर 73 माइनस साइन स्क्वायर 47 प्लस कॉस 73 कॉस 47। ये मेरे पास है सवाल। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होता है बच्चों? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी मतलब कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी, यही होता है, यही हमने पढ़ा है। और प्लस यहां पर आप बच्चों ध्यान से देखो, कॉस 73 इंटू कॉस 47 लिखा हुआ है, कॉस ए कॉस बी लिखा हुआ है। तो कॉस ए कॉस बी को अगर मुझे कुछ अच्छे फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो मुझे इसे 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और मुझे इस पूरी चीज़ को 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा अगर मुझे ऐसा करना है तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, हाफ इंटू ये जो 2 कॉस ए कॉस बी है, 2 कॉस ए कॉस बी क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी, है ना। 2 कॉस ए कॉस बी मतलब कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो यहाँ से बच्चों मेरे पास आ गया 1 प्लस कॉस 73 और 47, 73 और 47 बच्चों होता है 120 डिग्री, तो कॉस ऑफ 120 डिग्री इंटू कॉस ऑफ 73 माइनस 47। आप जब 73 माइनस 47 बच्चों करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, 26 डिग्री आ जाएगा। आप जब इसे सॉल्व करोगे तो 26 डिग्री आ जाएगा, प्लस हाफ इंटू कॉस ऑफ 73 प्लस 47 तो कॉस ऑफ 120 डिग्री और प्लस कॉस ऑफ 73 माइनस 47 तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ 26 डिग्री। यहां से बेटा आपके पास देखो क्या आ गया, 1 प्लस कॉस 120, कॉस 120 क्या होता है, कॉस ऑफ 180 माइनस 60 डायरेक्टली लिख सकते हैं। कॉस ऑफ 120 होता है कॉस ऑफ 180 माइनस 60 और कॉस ऑफ 180 माइनस 60 होता है माइनस कॉस 60। तो इसको डायरेक्टली लिख लेते हैं माइनस कॉस 60 इंटू कॉस ऑफ 26 डिग्री। अगर आपको थोड़ा भी इसमें डाउट आया है तो आप थोड़ा सा अच्छे से सिंप्लीफाई कर लो आराम से, कोई इशू नहीं है। और प्लस इसको मैंने 180 माइनस थीटा वाली प्रोफाइल से ओपन किया है बस। यहाँ से आ गया हाफ इंटू कॉस 120, तो इस कॉस 120 को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस 120 को मैं लिख सकता हूँ माइनस कॉस 60 और फिर हाफ इससे आएगा तो प्लस हाफ कॉस 26 ये आ जाएगा। तो यहाँ से बच्चों आ गया 1 कॉस 60 मतलब हाफ, तो 1 माइनस हाफ इंटू कॉस 26, फिर कॉस 60 कितना होता है हाफ, तो ये आ जाएगा माइनस 1/4 और प्लस आ जाएगा हाफ कॉस 26, तो ये माइनस हाफ कॉस 26 और प्लस हाफ कॉस 26 कट गया। 1 माइनस 1/4 मतलब कि इसका आंसर बच्चों आ गया मेरे पास 3/4। अगर हम देखेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा बच्चों सॉल्व होके 3/4। तो अपन बहुत क्विकली अपना आंसर चेक कर लेते हैं, बिल्कुल अपन ने सही सॉल्व किया है, ठीक है बेटा। तो बहुत ही ब्यूटीफुली हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी वाली, उसको हमने अप्लाई की। और अगर आप वो इसमें अप्लाई ना करो ना तो दूसरे मेथड से इस सवाल को सॉल्व करना विल बी वेरी डिफिकल्ट।
अगर आपने उसको अप्लाई इसमें नहीं किया है तो किसी भी अन्य मेथड से इसे सॉल्व करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। इसलिए आपको अलग अलग प्रोफाइल्स पढ़नी आनी पड़ेंगी, आपको अलग अलग प्रोफाइल समझ में आनी चाहिए। तो विद दिस बच्चों हम अपने आज के लेक्चर के एंड पे पहुंच चुके हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। काफ़ी सारे हमने रिजल्ट्स भी डिराइव किए शुरू में और उसके बाद हमने बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी की। ज़रूर बच्चों, जो आपको डिस्क्रिप्शन में एक गूगल ड्राइव का लिंक दिख रहा है, आप अपने होमवर्क को उसमें से ज़रूर करें, आंसर्स को चेक भी करें और आपके जो भी डाउट्स हों आप उसे कमेंट में मुझसे पूछ भी सकते हैं। थैंक यू।